Strategic Financial Management, Test 2, Chapter 3rd, 4th and 14, CA Final New Course. Question 1. G holds securities as detailed herein below. Bond A, Bond B, फेस वैल्यू दे रखे है, नंबर ऑफ बॉन्ड दे रखे हैं, कूपन रेट दे रखे हैं, मेच्योरिटी, एनुअल यील्ड. प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स डी है, ये गलती से हो गया, मिसप्रिंट हो गया, सी ओ या डी होना चाहिए था, नाम गलत लिख दिया. Likelihood of being called redeemed at premium over par. Compute the current value of G's portfolio. आपको इनका करंट वैल्यू निकालना है. ये क्वेश्चन आईपीसीसी के एफएम का बच्चा भी कर सकता है. बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था. स्टिल बहुत बच्चों का सही भी है, लेकिन कुछ एक परसेंट, अगर मैं कहूँ 100 में से 20% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत था. लेक ऑफ प्रैक्टिस, लेक ऑफ बेसिक नॉलेज. आंसर क्या आना था? सिंपल, जो हमें कूपन रेट मिल रहा है 3 सालों का, उसको हमने एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना था, और जो थर्ड साल में हमारी वैल्यू है उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना था, 12% जो हमें दिया हुआ था. तो ये वैल्यू थी, ये करंट वैल्यू आ रही है हमारे जो बॉन्ड है उसकी 92,818. उसी तरह से बॉन्ड 2 का भी वो 5 साल के लिए था, 12% 5 साल के लिए करना था, वो 92,750 आ रहा है. सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स जो थे उनका जो डिविडेंड रेट है 11% इंटू 1000 इंटू 100, उसको हमने 13% से मतलब डिवाइड करना था, तो हमारी करंट वैल्यू निकल के आ गई. सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर डी का भी इसी तरह से निकालना था, तो ये हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई. लेकिन स्टूडेंट ने कैसे किया है? स्टूडेंट ने एक पोर्टफोलियो, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकाला. ये पता नहीं कहाँ से फिगर्स ली हुई हैं. बॉन्ड ए का ड्यूरेशन निकाल दिया इन्होंने पहले, तो बॉन्ड बी का ड्यूरेशन निकाल दिया जो कि मांगा ही नहीं था. यानी इन्होंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा भी नहीं है और सीधा बॉन्ड के ड्यूरेशन निकाल दिए. बिल्कुल गलत क्वेश्चन किया है. आप वैसे तो सही है, क्वेश्चन इजी भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको अवॉइड करनी है ऐसी चीज़ें, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा. अगर आपको क्वेश्चन सपोज नहीं भी आता तो आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है इससे. Now let's see the question number 2. GHI Limited, AAA rated company, has issued fully convertible bonds on following terms a year ago. Face value 1000, coupon rate 8.5%, time of maturity 3 years, interest payment annual at the end of year, principal payment at the end of the bond maturity, conversion ratio 25, current market price per share 45, market price of convertible bond 1175. AAA rated company can issue plain vanilla bonds without conversion option at an interest rate of 9.5%. ये रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने निकालनी थी. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है, स्ट्रेट वैल्यू बॉन्ड, कन्वर्जन वैल्यू बॉन्ड, कन्वर्जन प्रीमियम, परसेंटेज डाउनसाइड रिस्क, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस. लेट्स सी सेकंड का आंसर क्या है. स्ट्रेट वैल्यू बॉन्ड है, एक टेक्निक है, सीधी उस फॉर्मूले को आपको पुट आउट करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पर, तो आपको सीधा वैल्यू पुट आउट करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा. कन्वर्जन वैल्यू उसी तरह से, कन्वर्जन रेशियो इनटू मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको ऊपर दे रखी हैं, आपको वहाँ से फिगर पुट आउट करनी है. और आपको फॉर्मूला का प्रॉपर ध्यान रखना है, फॉर्मूला में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए. कन्वर्जन प्रीमियम, मार्केट कन्वर्जन प्रीमियम माइनस मार्केट कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर्स. सिंपल. परसेंटेज डाउनसाइड रिस्क, उसी तरह से परसेंटेज डाउनसाइड रिस्क निकल आएगा, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस निकल के आएगा. सिंपल क्वेश्चन था. सबसे पहले तो इन्होंने कटिंग कर रखी है यहाँ पे, यानी ये श्योर ही नहीं थे कि इनको ये क्वेश्चन इन्होंने सही किया या गलत किया. सेकेंडली इन्होंने ईयर 1 to 3 CIF 85 पता नहीं कहाँ से वैल्यूज़ ली हैं, और वह 1070 इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIF निकाल दिया. मार्केट वैल्यू ईयर 1 to 3, फिर कोई कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, और प्रेजेंटेशन उससे भी वर्स्ट है. तो आपको इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है. फॉर्मूला कूपन रेट इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कूपन रेट से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहाँ मल्टीप्लाई होता है?
उसके बाद लास्ट में इन्होंने ये सही निकाला है, वो भी मेरे को ऐसे लग रहा है कि तुक्का लगाया है, वो चल गया। तो इनको 8 में से 2 मार्क्स मिल गए, जो हमारा क्राइटेरिया है स्टेप मार्किंग का। तो टाइम वेस्ट मत किया कीजिए, अच्छे से आप अपने पढ़ के पेपर दिया कीजिए, ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया कीजिए। स्टिल अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, डेल्टा लिमिटेड करंट फाइनेंशियल ईयर्स इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट इट्स नेट इनकम इज 15 लाख, यानी सब टैक्स वैक्स निकालने के बाद 15 लाख जो है आपकी नेट इनकम है। डेल्टा मार्जिनल टैक्स रेट 40% एंड इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर वॉज 15 लाख। इंटरेस्ट का एक्सपेंस 15 लाख है। द कंपनी हैज़ 1 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल of 60% is debt. In addition, Delta Limited tries to maintain weighted average capital cost of capital is 12.6%. Compute the operating income or EBIT earned by Delta Limited in the current year. What is Delta's economic value added for the current year? Delta Limited has 2,50,000 outstanding shares according to EBAU computed in second part. How much can Delta pay in dividend per share before the value of the company would start to decrease? If Delta does not pay any dividend, what would you expect to happen to the value of the company? लेट्स सी आंसर 3 क्या है। सबसे पहले तो आपको ईबिट निकालना है। ये आपका जो पार्ट है ये आईपीसीसी का पार्ट है। नेट इनकम दे रखी थी 15 लाख, उसमें से उसके अंदर टैक्स ऐड कर दिया 25 लाख, उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो आपका ईबिट आ गया। तो इसमें कुछ डिस्कशन वाला था नहीं। उसके बाद ईबीए निकालना था। ईबीए का एक अपना फॉर्मूला होता है, नो पैट इनटू वैक। तो ईबिट 1 माइनस टैक्स माइनस वैक इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल, तो ये भी एक सिंपल होता है। तो 11,40,000 की जो है ईबीए निकल के आएगी। ईबीए अब डिविडेंड कैसे देगा? डिविडेंड जो हमारा ईबीए निकल के आया उसको हमने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। If Delta Limited does not pay a dividend, we would expect the value of the firm to increase because it will achieve higher growth, hence a higher level of EBIT. If EBIT is higher than all else equal, the value of firm will increase. तो सिंपल सी बात है, अगर वो लोग डिविडेंड नहीं देंगे, if Delta Limited doesn't pay dividend, we would expect the value firm to increase because it will achieve higher growth, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है। तो वो अगर डिविडेंड ना दे के खुद ही वो पैसों को अपने बिजनेस में लगाएगी तो कंपनी और ग्रो करेगी, हायर लेवल का EBIT देगी। ठीक है, तो लेट्स सी कि स्टूडेंट ने कैसे की है। इतना इजी क्वेश्चन था, आईपीसीसी लेवल का क्वेश्चन था, स्टिल उन्होंने मतलब एक छोटा सा पार्ट किया है। EBIT निकाली है, क्या निकाला है ये, कंप्यूटिंग ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम 15 लाख अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स, चलो ये 25 लाख निकाल दिया। उसमें इन्होंने इंटरेस्ट जोड़ दिया, इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख, 25 में 15 है 40 लाख जो है हमारा EBIT आ गया, जो आईपीसीसी लेवल तक का की है। लेकिन पूरा क्वेश्चन कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था, सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। तो उसके जो स्टेप मार्किंग होते हैं उसके मार्क्स मिल गए। पूरा क्वेश्चन किया कीजिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग इज द यील्ड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल ए रेटेड डिबेंचर 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। ये यील्ड दे रखे हैं। बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन थ्योरी कैलकुलेट द इम्प्लीसिट 1 year forward rate in year 2 and year 3 if the interest rate increases by 50 basis point. Okay, what will be the percentage change in price of the bond having a maturity of 5 years? Assume that the bond is fairly priced at the rate movement at rupees 1000. easy क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको कंसेप्चुअली अच्छा होना चाहिए इसमें। इम्प्लीसिट रेट ईयर 2 एंड ईयर 3 एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसमें फिगर्स पुट आउट कर दीजिए, आपको इम्प्लीसिट रेट मिल जाएगा 2 ईयर्स का। फॉर 3 ईयर्स का वैसे ही करना है, फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज पुट आउट करनी है। तो इम्प्लीसिट रेट 3 ईयर्स का आ जाएगा 13.52%। देन इफ फेयरली प्राइस्ड एट 1000 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज टू 12.5%। 12% था, अगर 3 साल से ज़्यादा है तो ये 5 साल की बात कर रहा है और 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा करना था, तो 12.5% आ गया। द परसेंटेज चार्ज विल बी एज फॉलोज। प्राइस 1000 1.1 का 5 अपॉन 1.12 पॉइंट की रेट रेस टू पावर 5। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, 987 आ गया। और परसेंटेज कितना चेंज हुआ, पहले 1000 था फिर 978 रह गया,
और 987 है, 978 है, ये 978 है, 978 रह गया। तो 22 into 1000 into 100, 2.2% का जो है हमें चेंज आया है। ये मिसप्रिंट हो गया 978। लेट्स सी स्टूडेंट ने कैसे किया। स्टूडेंट ने सबसे पहले तो आपको आंसर कैसे लिखना, ये आंसर आपको यहाँ बीच में लिखना है। आंसर टू क्वेश्चन 4 यहाँ बीच में लिखो ताकि पता चले। और सेकेंडली जो गलती है यहाँ पे, ये दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसने पार्ट 2 एंड पार्ट 3 लिख रखा है, तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्चुअल हो जाएगा वहाँ पे। मीन्स तो आपको ये सही से लिख के आना है, एटलीस्ट ये चीज़ें तो आप सही लिख सकते हैं। बिकॉज अगर वो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग चेक करने लगे तो सीधा वो क्रॉस कर देगा, और थर्ड पार्ट तो मांगा ही नहीं है तो वैसे ही क्रॉस कर देगा। तो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन, ये अगर ये क्वेश्चन सही भी होता तो भी ये क्वेश्चन गलत होना था। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, बच्चों वाली चीज़ें हैं, वो सही कीजिए, और फिर आप प्रेजेंटेशन की ओर ध्यान दीजिए, फिर आप क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इन्होंने 120 अपॉन 1.25 का स्क्वायर करके कुछ कर रखा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क तो मांगा ही नहीं है। वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड, कंसेप्ट बहुत वीक है, नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, लेकिन स्टिल मेरे को लग नहीं रहा कि ये सीए फाइनल लेवल का पेपर है जो मैं देख रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन 5, एक्स लिमिटेड इज a show manufacturing company. It is the all equity financed and has paid a capital of 10 lakh, 10 per share. Okay. X Limited has hired Swastika Consultant to analyze the future earning. The report of Swastika Consultant states as follows. 2000 years दे रखे हैं, EPS दे रखा है, नेट डिविडेंड दे रखा है, शेयर प्राइस दे रखा है। The earnings and dividend will grow at 25% in next 2 years. Earning are likely to grow at the rate of 10% from third year onwards. सिंपल बातें हैं। Further, if there is a reduction in earnings growth, the dividend payout ratio will increase to 50%. Okay, ये याद रखने वाली बात है। The other data related to the company as follows. You may assume that the tax rate is 30% and a post-tax cost of capital is 15%. Okay. By using dividend valuation model, calculate expected market price per share and PE ratio. तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मोस्टली बच्चों ने गलत किया हुआ है इसको। फॉर्मूला फॉर द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G। ये आपको इसी तरह से प्रेजेंट करना है। आपको बताना है KE कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बोल रहे हैं, G ग्रोथ रेट को बोल रहे हैं, और D1 डिविडेंड को बोल रहे हैं ऑफ ईयर 1। ऑन द बेसिस of the information given, the following projection can be made. 2019, 2020, 2021। तो पहले 2 सालों जो EPS है वो दे रखा है, 125% ग्रो कर रहा है, फिर 110% ग्रो कर रहा है पिछले से। तो सिंपल है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। फिर डिविडेंड पे आउट है 125%, 125%, और ये 50% अगर आपका पे आउट कम होता है, अगर आपका वो ग्रो करता है। सॉरी, एक मिनट। अदर इफ रिडक्शन इन अर्निंग्स ग्रोथ, अगर ग्रोथ की अर्निंग में रिडक्शन होती है तो डिविडेंड पे आउट 50% चला जाएगा। अब वो 25 से 10% हो गया था, इस वजह से ये 50% पे चला गया। फिर इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DPS आ जाएगा हमारे पास में। उसके बाद में आफ्टर 2021 परपेचुटी वैल्यू अज्यूमिंग 10% कॉन्स्टेंट एनुअल ग्रोथ इज 8.25 into 110%. Okay, therefore P0 in 2021 9.075, growth cost of equity minus growth, तो 181.50 आएगा। This must be discounted back to the present value using 3 years discounting factor of 15%। सही बात है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे हम 181.50 की, एड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड 2019 to 21, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, और एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इतना होना चाहिए 133.57। पी जो है, पी रेशियो होती है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस अपॉन EPS। EPS भी हमारे पास है, मार्केट प्राइस हमने निकाल लिया, तो 13.91 जो है हमारा पी रेशियो निकल के आ गया। स्टूडेंट ने क्या किया है,
कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, एक बार भी उसने क्वेश्चन निकाल के नहीं देखा होगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। अगर निकाला होता तो वो इस तरह की गलती नहीं करता था। ईपीएस लिख लिया 2014, 15, 16 का, टाइम वेस्ट ही है वहाँ पे। क्वेश्चन जब आता ही नहीं है, आप शुरू ही क्यों करते हो? आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। वहाँ पे भी आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन उठाने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हो, जो आपको बढ़िया आते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स ना कीजिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन सम ऑफ द इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस द स्टार्टअप। ये क्वेश्चन बच्चों का सही भी है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज भी यूज़ करी है, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज तो यूज़ करनी है, बट जो मेन पॉइंट्स है, हेडिंग्स हैं, वो आपको ये वाली याद करनी है। पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइंस, फैमिली एंड फ्रेंड्स, पीयर टू पीयर लैंडिंग, क्राउड फंडिंग, माइक्रो लोन्स, वेंडर फाइनेंसिंग, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, फैक्टोरिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल। तो ये आपको इस तरह से लिखना है, अंदर आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक स्टूडेंट ने ऐसे ही किया है, सही किया है। आप कर सकते हो ऐसे, लेकिन आपको जो हेडिंग है वो सही देनी पड़ेंगी। इसकी कुछ कुछ हेडिंग्स मैच नहीं करती थी, इसलिए इसको 3 मार्क्स मिले हैं। तो क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, आप 40 में से 35 आराम से क्रैक कर सकते थे। तो ट्राई किए कीजिए कि आप अच्छे से पढ़ के पेपर दें। अगर स्टिल आपको कोई भी आपको इसमें डाउट है तो डाउट सेक्शन में आप क्वेरी रेज कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।